अब हमने 30 क्वेश्चन ले लिए। कितने क्वेश्चन ले लिए पहले? 30 क्वेश्चंस ले लिए और 30 क्वेश्चंस के हमने आंसर को भी डिस्कस कर दिया है। इसे 30 क्वेश्चंस है आपके पास और आपने इस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो कि अपने आप में एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन है। और ये एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है ना, गैस वर्क के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो ये इससे गैस नहीं करना है आपको, जो है एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। भारत में जब बारिश आ रहा होता है तो ईस्टर्न मानसून, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ये दो ऐसे घाट हैं जो कि बादल टकराकर जो बारिश करते हैं उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल, बादल के टकराने से पर्वत जो है उसको रोक देते हैं और फिर बाद में जो है, क्योंकि बादल में इवेपोरेशन से जो पानी होता है वो भारी होता है और वो ऊपर उठ नहीं पाता है, और उठ नहीं पाता है तो वहीं से वो रेन ड्रॉप के नीचे के रूप में नीचे गिर जाता है। तो ऐसी बारिश को हम ओरोग्राफिक कहते हैं। और ये ओरोग्राफिक रेनफॉल में ईस्टर्न घाट थोड़े से नीचे हैं, छोटे हैं मतलब, और ये वेस्टर्न घाट ऊँचे। और यहाँ से जब ये टकराता है ये, तो ये बादल ऊपर की तरफ उठा लेता है, यानी कि इतना ऊंचा है कि ऊपर की तरफ उठा लेता है इसमें। और इस तरफ की साइड में सबसे ज़्यादा बारिश करता है और इस तरफ में कम बारिश करता है। तो वेस्टर्न घाट की प्रवृत्ति है इसमें कि जब ये मानसून के मौसम में यहाँ पर क्लाउड्स ओरोग्राफिक रेनफॉल में जब ये टकराते हैं इसमें, यानी पर्वतीय वर्षा में, तो टकराने के बाद क्योंकि ये ऊँचे होते हैं और ऊँचे होने से टकराने के बाद ये उठते उठते जो है बीच में पूरा लगभग पानी को गिरा देते हैं। और बचा हुआ पानी जब वो हल्का हो जाता है बादल, तो उठ के जब इसके पार जाता है तो वो उतना बारिश नहीं कर पाता है, क्योंकि ज़्यादातर पानी कहाँ निकल गया है? ईस्ट में ही निकल गया, सॉरी वेस्ट में निकल गया। इसका वेस्ट पार्ट है, देखिए ये ईस्ट हुआ तो ये वेस्ट हुआ, और हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं। तो ये वेस्ट की तरफ पानी ज़्यादा निकल गया और बाहर की तरफ पानी जो है कम निकला, जिसके कारण दक्कन प्लेट्यू जो है, ये वाला रीजन जो है, ये कम रेनफॉल को रिसीव कर पाता है। तो इसके कारण जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो कि अभी हाल ही में हमने एक स्टालिन का एक एपिसोड देखा। तमिलनाडु के फॉर्मर सीएम का नाम है एम.के. स्टालिन, और उनको भी कुछ दिन पहले जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार किया गया था क्योंकि एक एक्ट्रेस के बारे में उन्होंने कुछ ड्यूअल स्टैंडर्ड वर्ड कह दिया था। उम्मीद है आपको पता चल रहा हो, और नहीं पता चल रहा तो फिर ये करंट अफेयर्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटे मोटे बात करें। तो एम.के. स्टालिन ने एक दलील दी, कहा कि मैं तो गया था कावेरी जल के ऊपर बात करने के लिए। तो कावेरी जल के ऊपर बात करी क्यों रहे भाई? क्योंकि दक्कन का जो प्लेट्यू रीजन है आपका, उसमें बारिश होती है कम, और कावेरी नदी जो होती है इसके पास वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। और इसके ऊपर जो है अगर दो राज्य अगर सहमति ना बनाए तो यहाँ पर जो है पानी कम हो जाएगी, और कम होने पर जो है दक्षिण भारत या तमिलनाडु को पानी मिलेगा ही नहीं। तो इसके कारण जो है कावेरी वाला वर्ड आया था, और ये दक्कन प्लेट्यू के साथ ये जुड़ सकता है, और ये वाला रेनफॉल वाला सेक्शन भी यहाँ पर जुड़े। अब ये वाला सेक्शन जो कि होना था वो तो हो गया आपका। अब हम ये प्रैक्टिस वाले सेशन में आ रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए मैंने डिज़ाइन किए। सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है मॉडरेट लेवल से हार्ड स्टैंडर्ड पर है, यानी इससे हार्ड का उम्मीद नहीं करिएगा। तो इसका अंदाज़ा लगाइएगा कि आपका क्वेश्चन कैसा है। टाइम कंज्यूमिंग होगा, और टाइम कंज्यूमिंग के साथ आपको इतने सारे, पहले तो ये 3 को पढ़ना होगा, 3 के बाद इसको 4 को पढ़ के कौन सा सही होगा अरेंज करना होगा, तो टाइम बड़ा कंज्यूम होता है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने पर आपको इस टाइम का बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ भी अपने आप को यूज टू करना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन मानसून। मानसून से रिलेटेड जो हमारे पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए। भारत में इसका टोपोग्राफी, भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है अगर मानसून को पढ़ना है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में हिमालय के पर्वत के ऊपर कौन सा है? तिब्बत का पठार है। क्या है? प्लेटू का तिब्बत। और तिब्बत का पठार जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है इसमें, कि उत्तर से साइबेरिया से जो कोल्ड रीजन का जो ब्रीज़ है, हवा है, उसको आने से रोकता है, और भारत का जो मानसून है उसको क्रॉस करके जाने से भी रोक देता है। यानी पूरा मानसून का लाभ किसको मिल जाता है? भारत को मिल जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है तिब्बत का पठार, है ना, तिब्बत का पठार। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ तिब्बत प्लेटू प्लेज इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट ऑफ मानसून सर्कुलेशन। तो जाहिर सा बात, अभी जो मैंने बोला वो तो समझ में आ गया आपको, तो ये सही होना चाहिए। विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून जनरली बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट, जाहिर सा बात है कि यहाँ से नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ का वेस्ट पार्ट कौन सा होगा इसमें? नॉर्थ का वेस्ट पार्ट। तो ये नॉर्थ का वेस्ट पार्ट होना चाहिए कि नहीं, वो आप ज़रा देख लेते हैं। अभी हम इसको सर्कल बना देते हैं। द नॉर्थ ईस्ट मानसून, ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट रेनफॉल टू द कोरोमंडल कोस्ट।
अब नॉर्थ ईस्ट मानसून, अभी हमें यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के साथ कुछ बातों को ध्यान रखना है इसमें कि नॉर्थ ईस्ट हम किसको कह रहे हैं। ये भी हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया इसमें, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर कोरोमंडल बात हो रही है। मैंने क्या कहा था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके पूरे ज्योग्राफी के टोपोग्राफो को समझना चाहते हैं, तो इस रीजन को हमने क्या कहा, तिब्बत का पठार। कोरोमंडल क्या होता है उसको ज़रा दें। दो तरह के भारत में तट होते हैं जो कि फेमस हैं, एक है मालाबार का तट और दूसरा है कोरोमंडल का तट। तो मालाबार का तट है केरला वाला और कोरोमंडल वाला है तमिलनाडु। दोबारा एक बार पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मालाबार का तट कहाँ पर है, केरल में, वेस्ट में, और ईस्ट का तट जो तमिलनाडु का है उसको क्या कहते हैं, तो ये कोरोमंडल है। यहाँ से स्टार्ट होता है द नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रोवाइड सिग्निफिकेंट रेनफॉल टू द कोरोमंडल। अभी नॉर्थ का ईस्ट वाला मानसून जो है, ये वाला मानसून जो है, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कोरोमंडल। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना वास्ट क्वेश्चन है ना, इसको लिखने से भी आपका कोई फ़ायदा नहीं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले भारत में जब मानसून जाता है, इसमें मानसून हमारे दक्षिण से पश्चिम वाले में जा रहा है, जाने के बाद यहाँ टकराता है और यहाँ माउंटेन रीजन के बाद ये बाहर निकलता है, बे ऑफ बंगाल में बाहर निकलता है और यहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ विंड्स चल रहा होता है और फिर इसके बाद दोबारा भेजता है यहाँ पर। तो रिट्रीटिंग मानसून जो होता है ना, उससे हमारे कोरोमंडल में बारिश होती है ना, यहाँ से तो बारिश नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बना हुआ है इसमें। विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून जनरली बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। विड्रॉल का मतलब कहता है मानसून का ख़त्म होना। तो मानसून का ख़त्म होना कहाँ से शुरू होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पर मानसून ख़त्म हो जाता है तो शिफ्ट होकर यहाँ पर आता है, और यहाँ पर ख़त्म होता है तो फिर बाहर जाता है। तो शुरुआत तो इसकी यहीं से होती है ख़त्म होने से। इस तरीके से देखा जाए तीनों क्वेश्चन का आंसर किस में मिल रहा है। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। इसको हम देख रहे हैं क्या है, ये तिब्बत का पठार है। दूसरा है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या आता है, समाप्त होना। ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जनरली बिगिंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहाँ से शुरू होता है। राजस्थान मान सकते हैं इसको, राजस्थान से शुरू होकर। अच्छा, बारिश कब पहले होगा, बाद में कब ख़त्म होगा। राजस्थान वाले रीजन में ख़त्म हो जाएगा, तब तक जो है पूर्वोत्तर भारत में बारिश होता रहता है, यानी कि पहाड़ों में बारिश होता रहता है। यहाँ का बारिश जो बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने पर बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर साइक्लोन चल रहा होता है, दोबारा तमिलनाडु में भेज देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन के आंसर डी में चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच से ज़रा देखें इसको, जो मैच में नहीं है। 4 क्वेश्चन चारों ऑप्शंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। नर्मदा रिफ्ट वैली बता रही है, तापी रिफ्ट वैली है, महानदी डेल्टा फॉर्मेशन करती है, लूनी एंटीसीडेंट रिवर। आपको शब्दों के साथ अपनी जानकारी को पढ़ना है ना, इस लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सभी लोग ध्यान रखें इसमें कि आप भारत की राजधानी नई दिल्ली नहीं पढ़ने वाले। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शंस पता होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से देखें, भारत के पूरब में जो नदियां गिरती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और पश्चिम में गिरती हैं तो एस्चुरी बनाती है। पहला कंसेप्ट तो ये ध्यान रखना है। तो नर्मदा नदी आपका वेस्ट में गिर रही है, तापी भी वेस्ट में गिर रही है, महानदी डेल्टा बना रही है, सही बात है। तो डेल्टा वाला क्वेश्चन हो गया। अब जो वेस्ट में नदियाँ गिर रही हैं, ध्यान से इधर देखना तभी बात होगा। वेस्ट में नदी गिरती हैं तो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये स्पीड में गिरती हैं, इसलिए एस्चुरी बनाती हैं। सर लेकिन वेस्टर्न पार्ट में तो थोड़ा सा ऊंचा है, तो कैसे स्पीड मेंटेन है? आप नहीं समझे इसमें। सबसे पहले जो है प्लेट्स, यहाँ का जो रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन जो है ना, वो इस तरह से बना हुआ कि ये प्लेट नहीं, यहाँ पर रिजेस बन गया, और रिजेस बनने से बीच के दरार में जो नदियाँ बहती हैं ना, वो उसका फ़ायदा उठाती हैं। नदियाँ दरार में बहती हैं और इसी को हम कहते हैं रिफ्ट। वेस्टर्न घाट से नहीं बहती, इसलिए आप ज़्यादातर नदी को देखें, मैंने भी देखे, यहाँ पर तो सब बना दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहीं से निकल रही है। वेस्ट में गिरने वाली नदियाँ जो है सिर्फ जो है गुजरात की यहीं से गिर रही हैं, क्योंकि वहीं पर जो है थोड़ा सा रिज बना हुआ। रिज का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी दरार जिससे कि नदी बह सकती। तो वेस्टर्न घाट की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक छोटा सा रिज की बात कर रहे हैं। घुसा कि नहीं घुसा? हाँ। तो नदियों को जब ऊपर से गिराया जाए इसमें तो काफ़ी स्पीड में होती है, और स्पीड में होने के कारण जो है ये रिफ्ट यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो पश्चिम में गिरने वाली नदियाँ भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो पश्चिम में ताप्ती भी गिरती है और दोनों भी। और सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन बनाता है? नर्मदा। ये अपने आप में 4 क्वेश्चन को लेकर है। अब हम देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो गया इसमें। अब लूनी तो है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर से नीचे गिरने वाली नदियों को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो लूनी नदी कोई पहाड़ से नहीं गिरती है, अन्ना सागर झील से निकलती है, और झील से निकलने के बाद ये विलुप्त हो जाती है।
तो इसलिए जो है ये एंटीसीडेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ज्योग्राफी के ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे आपके ये मॉडरेट टू हाई स्केल में जब जाएंगे तो वैसे क्वेश्चंस को जनरेट करें। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है तब तो ये क्वेश्चंस का रेंज पता चलेगा, और नहीं है इसमें तो आप सोचेंगे अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, है ना, तो दिमागी में नहीं जा रहा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन से पहले आपको सबसे पहले आसान क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस कराया, जिसमें कि 1 क्वेश्चंस और 1 ऑप्शंस के साथ काम चला लें, है ना। कुछ लोगों को में बेचैनी थी हमारे सर एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन वैसा नहीं रहता, तो हमने कहा एग्ज़ाम तक पहुंचने से पहले ऐसे क्वेश्चंस को समझना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये 4 को मिलाकर। और क्वेश्चन का कंपाउंडिंग तभी समझ में आता है जब इसका सिंपल फॉर्म समझ में आता है। तो अब हम आपके कंपाउंड नेचर वाले क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद हम तीसरे क्वेश्चन में आने का प्रयास करते हैं। विद रेफरेंस टू ओशन करंट कंसीडर द फॉलोइंग कोल्ड करंट जनरली फ्लो फ्रॉम हायर लैटिट्यूड्स टू लोअर लैटिट्यूड्स। इसको पढ़िए, अपने तरीके से पढ़िए एक बार। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उपलक्ष्य आंसर बताएगा खड़े होकर। हाँ जल्दी से पढ़ के बताओ, अपना पढ़ते रहो, आंसर बताना है तुम्हें। क्वेश्चन का जवाब आप में से कौन देगा वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को लेकर पढ़ के चलिए। हाँ बता पाएंगे आप? हाँ कि नहीं? जल्दी से बता दिए ताकि हम पास करें। नहीं तुक्काबाजी नहीं, आप समझाना होगा इसमें। ऐसा तो ABCD में 4 लड़के एक ही लाइन में मिल जाएंगे। बताइए, लोग बताएंगे अभी, बैठे बैठे बताएंगे। ट्राई करिए इसमें। आदित्य बताएगा इसके बाद। हाँ बताइए। तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा इसमें, है ना। ऐसा क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एकदम पेशेंस के साथ रहिए, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्या चल रहा है उसको समझना। इसमें हम कोल्ड करंट और हॉट करंट्स की बात कर रहे हैं। धरती के ऊपर जो है, इधर देखेंगे लाइन, उधर बात दाएं बाएं ना हिलो इसमें, है ना, डिस्टर्ब ना करो इसमें। इसे प्रिवेंटिव में भेज देंगे बाहर आपको। 0 डिग्री कैसा रहेगा? गर्म। और पोल कैसा रहेगा? वो गर्म। अब ये एरो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये क्या होगा? हॉट, है ना। इसको कलर कर देते हैं। 0 डिग्री से अगर कोई एरो जा रहा होगा तो वो होगा हॉट। अब पोल्स के साथ से जाएगा तो होगा कोल्ड। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि विंड्स भी कैसे चलता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन या हाई से लो, कहाँ से कहाँ चलता है। ग्लास में पानी बाहर कब निकलेगा? जब कम होगा तब निकलेगा, जब ज़्यादा होगा तब निकलेगा। हाँ ये इतना समझ में आता है, ये बच्चा वाला चीज़ है इसमें। तो इसलिए हाई कंसंट्रेशन से, हाँ तो यही वाला सेक्शन हर जगह चलेगा। हवा भी वैसे ही चलेगा और पानी भी वैसे ही बहेगा आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कि हाई कंसंट्रेशन से लो, या हाई जिसके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चलेगा। तो अब हमारे पास ये हवा अलग अलग जगह पर तो अलग अलग रोल प्ले करता है, लेकिन कोल्ड करंट जनरली फ्लो फ्रॉम हायर लैटिट्यूड्स टुवर्ड्स द लोअर लैट। तो कोल्ड करंट को कैसा मान रहे हैं इस सेंटेंस के हिसाब से? रितेश कैसा मान रहे हैं पहले सेंटेंस में? बैठे बैठे बताइए। सही नहीं, कोल्ड करंट को इस सेंटेंस के हिसाब से कैसा मान रहे हैं? ये बता रहा है जनरली फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड है। लो से हाई जा रहा है कि हाई से लो जा रहा है? हाई से लो जा रहा है। तो कोल्ड करंट कैसा है? हायर कंसंट्रेशन वाला है। इतना समझना होगा आपको, नहीं तो नहीं बनेगा कुछ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है इसमें कि अभी हम देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है हमारे पास, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका वायु दाब जो है, और यहाँ पर वायु दाब है। तो ये जो है यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर उठ गया, तो उठेगा तो यहाँ लो पे चला, तो लो चला तो इसको भरने के लिए ऊपर से नीचे तो आएंगी ना हवा, तो हाई से लो, हाई से लो ऐसा करके मानना होगा। अभी हमने सिर्फ 2 जगह लिया है। धरती पर ऐसे कितने बेल्ट्स हैं? 7 बेल्ट्स हैं, और 7 बेल्ट्स में अलग अलग तरीके से हवा चलती है। तो पहला सेक्शन है इसमें कोल्ड करंट जो है जनरली फ्लो करती है कहाँ से? हायर लैटिट्यूड्स टू लोअर लैटिट्यूड्स। अब यहाँ पर ये कंसंट्रेशन वाला समझ लिया हमने, अब लैटिट्यूड्स वाला समझने का प्रयास करते हैं, है ना। कंसंट्रेशन क्लियर वर्ड है, लैटिट्यूड्स अलग है। अब बताइए धरती पर लैटिट्यूड किसके कहते हैं? जो कि लेटी हुई लाइन है। लेटी हुई लाइन को क्या कहते हैं?
और खड़ी लाइन को, देखिए वही वाला कंसेप्ट से कितना डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहा है इसमें। अब जो है लेटी हुई लाइन से ही क्वेश्चन जा रहा है इसमें कि कोल्ड करंट जनरली फ्लो फ्रॉम हायर लेट, तो ये 0 डिग्री है तो हायर कौन सा होगा, 90 तो होगा। तो हायर लैटिट्यूड से कहाँ चल रही है, तो ये जनरली कह रहा है, यानी कि जाहिर सा बात है ये बात तो सही है, हायर से लो की तरफ चल रही है, तभी तो यहाँ पर यहाँ का पानी यहाँ पर जा रहा है और बहुत सारी हमारे करंट बन रही है ना, कोल्ड करंट भी बन रही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। वार्म करंट जनरली फ्लो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स। लोअर लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री ले रहे हैं, 0 से फिर हायर चलेगी, तो ये वाला आंसर भी है, सही हो जाए। पेरू करंट इज़ अ वार्म करंट विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो पेरू करंट जो है कोल्ड करंट है, ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। तो आप बताइए इसमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कितने स्टेटमेंट को पता होना ज़रूरी था, आपको तीनों को पता होना ज़रूरी था। तो एक क्वेश्चन के साथ बताइए कि तीन क्वेश्चन बने कि नहीं बने। और ये अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होते हैं टाइम का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और इस बेसिस पर आपको जब सेलेक्ट करना होगा ना, तो आपको एक भी पता होगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन के अलग अलग स्टैंडर्ड को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक स्टेटमेंट से नहीं बन रहा। और ये एग्ज़ाम का ट्रेंड है, ज़्यादातर आपने प्रैक्टिस सेशंस में देखा होगा ना कि एक क्वेश्चन और एक ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन उसमें बनाइए, बताइए, तो उसके साथ सिमिलर ही नहीं है, क्योंकि हमने तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन मॉडरेट से हार्ड लिया है। हार्ड आ जाए तो इससे ज़्यादा हार्ड बनेगा ही नहीं कुछ। तो जाहिर सा बात है इस लेवल की प्रैक्टिस अगर करेंगे आपके पास, तो दिमाग में सबसे पहले बैठेगा कुछ भी आ जाए हमने ऐसा पढ़ा हुआ। तो इस लेवल के बाद आते हैं दूसरे लेवल पे। कोई लैटिट्यूड मतलब समझ में आता है ना। तो हमने पहले हवा के बारे में पढ़ा जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन है, तो वो वाला हमने सेक्शन को छोड़ दिया, क्योंकि हवा भी चल रही है ऐसे ही प्रेशर इन ग्रेडियंट पर, और यहाँ पर ओशन का करंट भी चल रहा है लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड, ऐसे वाली बात हो रही। तो ये लैटिट्यूड में आपको धरती पर लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं। याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बताया। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेन शैडो रीजन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ। रेन शैडो कैसे होता है, जैसे ये पहाड़ है और ये जो है बादल, जो है बादल टकराया, और बादल टकराने के बाद थोड़ा सा तो ऊपर उठेगा ये, लेकिन पानी जब भर जाएगा ज़्यादा तो ये ऊपर उठने की स्थिति में नहीं होगा, तो प्रेसिपिटेशन कर देगा। ठीक बात है। बारिश के फॉर्मेशन को अगर प्रैक्टिकल बताना चाहें तो देखना चाहेंगे आप मेरे को कुछ पेपर ऊपर फाड़िएगा ना, नोटबुक ही दे दीजिए। हाँ, आपको बताते हैं बारिश को समझाने के लिए क्या था, तुम दे ही दे, कौन पढ़े इसमें, ले जाओ किताब। अरे कुछ एक्स्ट्रा वाला किताब दो मेरे को, लाई पेज दे दीजिए। चलिए काम करते हैं, एडमिट कार्ड लग रहा है तो ठीक है। नहीं हम बताएंगे नहीं इसमें। ये देख लेते हैं ऊपर, हम मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर के लेयर्स है ना, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़मीन से जुड़ा हुआ कौन सा लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। और जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं वो टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, बढ़ता घटता है, घट जा रहा है ना इसमें। अगर घटता नहीं तो हिमालय ठंडा कैसे होता, फिर तो हिमालय सबसे गर्म हो जाता। तो गैसों का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, और सन रेज को एब्जॉर्व करने के लिए, जब सन को एब्जॉर्व करने के लिए गैसें से नहीं बचेगा तो गर्मी कहाँ से होगी। इसलिए ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता बढ़ता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नीचे जो है गर्म करेंगे, क्योंकि धरती गर्म है तो गर्म करेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि नीचे हमने पतीले में पानी गर्म कर दिया, ठीक है, पानी गर्म किया और ये इवेपोरेशन निकला, ठीक है, निकला। और इवेपोरेशन निकलने के बाद इसके ऊपर हमने एक लेयर ऐसे कुछ रख दिया हमने, इसको हम ट्रोपोस्फेयर के बाद कुछ ट्रोपोपाउस कुछ भी लेयर बता देगा। यहाँ पर ये बार क्या हो गया, इवेपोरेशन क्या हो गया, चिपक गया। चिपकने के बाद पहले तो देखेंगे थोड़ा थोड़ा भाप है, और भाप के बाद क्या होगा, ये वाटर के ड्रॉप्स में बदल जाएगा, है कि नहीं, सही बात। तो अब जो है क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो है यहाँ पर जा रहा है, और इसके बाद जो भी ऊपर उठा रहा है ना, तो ऊपर जो है ठंडा है, नीचे वाला गर्म, ऊपर ठंडा। तो गर्म ठंडे के मेल से क्या हुआ इसमें, तो जाहिर सी बात है ड्रॉपलेट्स बन गए। ड्रॉपलेट्स बनने से क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स बनने के बाद ड्रॉप का वजन जो है एटमॉस्फेयर में भारी हो गया, कैरी नहीं करेगा, फिर यहाँ से गिरा देगा, और गिराने से ये प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल यहाँ से हो जाएगा। अब हम बात करें रेन शेडो क्या होता है, रेन शेडो की बात करें। अब बारिश ओरोग्राफी का मतलब होता है पहाड़ के द्वारा रुकने से, किसी भी चीज़ से रुकने से। और किसी भी चीज़ में पहाड़ से ऊंचा तो कुछ होगा नहीं, बिल्डिंग तो नहीं बना सकते हम इतना ऊंचा। तो ओरोग्राफिंग में पहाड़ से टकराकर जो बादल बारिश करते हैं उसको हम ओरोग्राफी कहते हैं, और धरती पर 80% से ज़्यादा बारिश इसी से होता है। तो ओरोग्राफिक बारिश में जब ये यहाँ पर रेनफॉल हो गया इसमें, अब फिर ऊपर उठा, अब फिर इसके बाद ये चला गया,
तो ये जाने वाला जो बादल होता है ना, ये एक्चुअली में मॉइस्चरलेस हो जाता है। मॉइस्चर तो पूरा क्या कर दिया इसने, प्रेसिपिटेशन कर दिया। और यहाँ पर जो बादल गया वो क्या रहा, बिना प्रेसिपिटेशन, बिना बादल के गया। और बिना बादल के जाके जो है ये बारिश वारिश नहीं करता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ड्राई। और क्योंकि पहाड़ के पीछे का रीज़न जो है ड्राई हो गया, इसलिए हम कहते हैं रेन का शेडो, है ना, बारिश का शेडो रीज़न। तो ये रेन शेडो रीज़न हमारे देश में जर्नी कहाँ पर पाए जाते हैं, लद्दाख के रीजन में पाए जाते हैं, अरावली के पीछे पाए जाते हैं, वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। तो इस जगह रीजन में जो है मेजॉरिटी रीजन में रेन शेडो का रीज़न पता चलता है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो गया हमारे पास। ये आपको मैंने आज ही कराया था, ज़रा ट्राई करें तो देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई सैलिनिटी ऑफ रेड सी। आज ही मैंने बताया, ट्राई करिए ज़रा सर। हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, लिमिटेड कंसंट्रेशन विथ ओपन ओशन, लो फ्रेश वाटर जाहिर सा बात है उसकी सैलिनिटी कम करता है, तो ये भी हो सकता है इसमें। लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ ओपन ओशन, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। हमने सारे पॉइंट्स अलग अलग लिखे हैं, आपको लगा रहे यार इतना सारा बता तो दिए इसमें, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, क्या करें। ज़्यादा पॉइंट लिखकर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, इट टेक्स टाइम, और टाइम के साथ ही ये नॉलेज का फ्लो बढ़ेगा। रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है, पैर अंदर करिए, बाहर ना हिले इसमें। तो हम देख रहे हैं इसमें सोन है आपका, गोमती है, गंडक है और साबरमती। साबरमती जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जाहिर सा बात है, और सब ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये आपका, जैसे मैंने कहा ना, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन में, तो ये मॉडरेट में चला जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा, है ना। आंसर मैंने पूछा आपसे, तो आंसर आप ABCD में से आ जाएगा। मशरूम रॉक, विंड इरोजन हो गया, मियांडर, रनिंग वाटर। मियांडर आपको पढ़ाए थे ना अरे तो ना फट से बोलता है। हमने रिवर के स्टेजेस बताए कि नहीं बताए, लैंड फॉर्म्स बताए कि नहीं। देखो कैसे अब आंसर कैसे निकालते हैं आप। रिवर लैंड फॉर्म्स बताए थे कि नहीं, यंग स्टेज, मिडिल स्टेज और ओल्ड स्टेज में एस्च्यूरी और डेल्टा। यंग स्टेज में यंग स्टेज बोल रहे हैं, ऑक्सबो इधर चला जाएगा। हाँ यही तुक्का लगाइए ऐसे ही तुक्का है। उसमें आप देखेंगे मियांडर पड़ा हुआ, ना नहीं बोलिएगा, साफ हमने सेक्शन किया हुआ। नेक्स्ट देखिए, स्टेलेगमाइट, ग्राउंड वाटर, ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, यही बोल दीजिए ना इसमें। ये अंडरग्राउंड है, ज़मीन पर लैंड फॉर्म बन रहा है इसमें, और ज़मीन के नीचे बन रहा है। स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट ऐसा करके हमने पढ़ाया। याद कुछ आया इसमें। देखिए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा क्वेश्चन लाएगा भी तो कहाँ से लाएगा कोई भी एग्ज़ाम, सारा सेक्शन तो हमारे रीच में होगा, बस आपको फोकस करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। सारा आंसर सही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ अकरेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओवर द नॉर्थर्न। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। दो तरीके के मानसून में परिवर्तन देखने को मिलते हैं इसमें, है ना। भारत में मानसून का जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, है ना। उसमें साइक्लोनिक विंड्स जो है भारत के अंदर मानसून को ढकेल देती है, जिसको हम रीट्रेटिंग मानसून भी कहते हैं, है ना। दोबारा अपेयर होने वाला मानसून। ये जनरली मानसून अपेयर होता है दिसंबर और जनवरी में तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन से मानसून से बारिश होती है, रीट्रेटिंग मानसून से बारिश होती है। और ये मानसून जो है यहाँ पर साइक्लोनिक एयर चलने से, साइक्लोन चलने से बे ऑफ बंगाल में ये घुमा के भेज देता है यहाँ पर। इसी रीट्रेटिंग मानसून से भारत में बिहार और उड़ीसा में भी बारिश होती है ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में बारिश कभी देखें हैं, बिहार और यहाँ पर होती है इसमें। और यही साइक्लोनिक विंड जो है इसको मेनली फोकस करता है आपके तमिलनाडु, और तमिलनाडु में बारिश होती है। तमिलनाडु के साथ समस्या क्या है, तमिलनाडु में कावेरी नदी जब जाती है ना, तो इसको ठंड का पानी तो मिलता ही मिलता है रीट्रेटिंग मानसून से। और जो गर्मी जून जुलाई वाले महीने में बारिश हो रही होती है ना कर्नाटका और सब में, वो कावेरी नदी का पानी भी इधर ही से आता है। तो बाकी राज्यों का प्रॉब्लम ये रहता है कि भैया आपको जो है ना 2 टाइम रिवर का पानी मिलता है। एक जो है हमारे पास जब बारिश हो रही होती है तभी कावेरी नदी आपको फ्लडेड कर देती है,
पानी दे देती है आपको। और उसके बाद जब ठंड का मौसम होता है, जब हमारे पास बारिश ख़त्म हो जाता है ना, तो आपके पास दोबारा बारिश आता है और दोबारा आपको कावेरी का पानी मिल जाता है। तो इसलिए जो है अभी मैंने क्या बताया, एम के स्टालिन कहाँ गए, दूसरे राज्यों में गए और कहा कि भैया ऐसा है, कावेरी के ऊपर आप कुछ एग्रीमेंट करिए, हमारे पास पानी जो है ज़्यादा छोड़िए, क्योंकि आपको 2 बार बारिश मिलती है। पहला बार बारिश कब हुआ, जून जुलाई मानसून वाला, और दूसरा बार बारिश कब हुआ। तो यहाँ पर तमिलनाडु जो है रेन शेडो रीजन में आता है, लेकिन रेन शेडो में होने के बाद भी इसके पास पानी जो है रिवर कावेरी से मानसून वाला भी मिल रहा है। और जैसा भी मान लीजिए पटना में बारिश नहीं हुआ, लेकिन आप अगर गंगा नदी में जाके गए देखें, अभी गंगा नदी पूरा फ्लडेड है और पूरा एकदम भर गया पानी, वाटर लेवल भी पूरा भर गया इसमें। आप भले ही कहें कि हमें पानी बारिश तो हो नहीं है, लेकिन ये तो कहाँ से पूरा पानी जो है उत्तर प्रदेश से आ गया, आपका उत्तराखंड का पूरा बारिश जो गंगा में आ गया इसमें, और इसने वाटर लेवल बढ़ा दिया, फ्लडेड हो गया इसमें, बारिश भले ना हो। उसी तरीके से जैसे पटना में बारिश नहीं हुआ लेकिन रिवर गंगा ने पूरा फ्लडेड कर रखा है, उसी तरीके से कावेरी नदी जो है मानसून के समय में जितना भी मानसून का पानी है वो रिवर उधर ही से निकल रही है, तो तमिलनाडु को पूरा फ्लडेड कर देती है इसमें, भले ही बारिश ना हो। और ठंड के समय जब वहाँ पर बारिश रुक जाता है तो फिर पूरा पानी तो उसके पास पहले से ही था, बाद में और बारिश का भी पानी मिल गया। तो इसलिए तमिलनाडु को कहते हैं कि आप डबल बेनिफिशियरी हैं, और इसलिए हमें जो है अब पानी की रिवर कावेरी का आपको कम लेना होगा। स्टेट का एग्रीमेंट होता है ना कि इतना पानी आपको यूज़ करना है। अभी आपने सुना होगा 1960 का एक एग्रीमेंट था, इंडस रिवर एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर में हमने बंद कर दिया। ये सारा सुना है कि नहीं सुना। उसी तरह से स्टेट आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ऐसा इतना वाटर आप ले सकते हैं, डैम मत बनाए इसमें क्योंकि हमारे पास पानी नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन हो रहा है इसमें। कभी कभी लग रहा है इसमें कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। नहीं हुआ तो बताइए। नहीं हुआ तो फिर बताइए इसमें। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए आपको पता होना, ये भारत है और भारत में ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, इधर ही ना होगा। हाँ, तो पहली बात तो देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्वेश्चन पूछा है, आंसर दिया है दे ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल तो ईस्ट में है, गलत हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन को समझने पर ही क्वेश्चन बनेगा, बाउंस नहीं करिए इसको, तुक्का भी ना लगाइए। पूछा जा रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बताया जा रहा है बे ऑफ बंगाल, कैसे हो सकता है बताइए इसमें। और ये इसको अगर आप टिक करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल लो है। तो सबसे पहले ये वाला आंसर तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है भारत के कहाँ पर आता है, ईस्ट में आता है। दे आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम टू ओरिजिनेट नियर द ये सही है, मेडिटेरियन से सही है। दे आर कॉज रीट्रेटिंग साउथ वेस्ट, रीट्रेटिंग में नहीं होगा। दे ओरिजिनेट ओवर द अरेबियन सी, ये भी गलत है आपका इसमें। इसमें कौन सा पूछा है इसमें, विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर, हाँ तो ये हमारा मेडिटेरियन सी वाला सही है, बी आंसर सही है इसमें, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ कहा। दूसरा वाला थोड़ा सा रीज़न बन रहा है इसलिए इसको थोड़ा नहीं बोला। अब इसके लिए हमें एक काम करना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कहा था इसके लिए मैप लेने के लिए। मैप नहीं मिला तो हम लोग धरती को लेके आते हैं। इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया समझ में आ रहा है आपको? इंडिया अगर समझ में आ रहा है तो सबसे पहले ये है बे ऑफ बंगाल, क्या है, और ये अरेबियन सी। और हमारे पास जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है भारत के वेस्ट में होगा, तो जाहिर सा बात है कि भारत के वेस्ट का ही तो कोई रीज़न होना चाहिए, ईस्ट का तो रीज़न नहीं होना चाहिए। और इस रीज़न का नाम है, यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। यहाँ पर होता क्या है, लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। लो प्रेशर क्यों बन रहा है इसमें, क्योंकि ठंड के समय में ना धरती के ऊपर, सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर ऊपर जो है ना जेट स्ट्रीम चलती है। जेट स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम? हवा की गति जो है 100, 200, 150 किलोमीटर के प्रति घंटे की रहती है, बहुत तेज़ गति से हवा चलती है। और इस जेट स्ट्रीम की जानकारी हमें सबसे पहली बार कब मिली है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली है। अमेरिकन ने सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया था। आप सोचिए कि लेट 19 और 20 सेंचुरी में तो हमें जेट स्ट्रीम पता चला, इससे पहले जेट स्ट्रीम पता ही नहीं। तो यहाँ से हवा चलती है और हवा हमारे पास ये जो चल रही होती है, धरती हमारी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, और ये भी जो है वेस्ट टू ईस्ट करके जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। सबसे पहले ये समझ लेना। तो क्योंकि इस पर लाइन नहीं बनेगी तो पृथ्वी हमारा गोल घुमाएंगे भी इसको, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है।
तो ईस्ट में कौन देश पड़ रहा है इसका? इंडिया। तो ये वेस्ट से ईस्ट की